नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र खबरों के महा बुलेटिन न्यूज डिकोड यानी खबर A to Z में आप सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि जरूरी है खबरों के पीछे की खबर को समझना, खबर के पीछे की खबर को लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और अब मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। इस पर राजनीति भी खूब होने लगी है। ये बिलासपुर हाईकोर्ट है जो आज खबरों के केंद्र में है। इसकी वजह भी खास है। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट में राज्यपाल अनुसुईया उइके के खिलाफ याचिका दायर की गई है। राजभवन में आरक्षण विधेयक लंबित है। सरकार के प्रतिनिधि राज्यपाल के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। आरक्षण लटका कर रखे हैं पीछे दरवाजे से, राज्यपाल से अपील नहीं कर रहे हैं। इनके दो मुंह हैं, विधानसभा में समर्थन की, बाहर में वो विरोध कर रहे हैं। तो सुना आपने, राज्यपाल पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लग रहे हैं। सीएम भूपेश तो आरोप लगा ही रहे हैं, साथ ही उनकी मंत्री भी पीछे नहीं हैं। किसी भी वर्ग को मिलने वाली जो सुविधा है उसको वंचित ना किया जाए और इस दिशा में मार्च बहुत देर हो जाएगा। खैर, बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन सच यही है कि अब हाईकोर्ट के पाले में गेंद है। देखना होगा कि आरक्षण पर अब क्या फैसला आता है। तो आरक्षण की आग बुझती नहीं दिख रही है। तो सवाल यह है कि आखिर छत्तीसगढ़ की राजनीति जा कहां रही है। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि इस खबर को डिकोड करते हैं। एक बात जो साफ नजर आ रही है कि राज्यपाल और सरकार के बीच तनातनी जारी है। राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है। राज्यपाल को केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी माना जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पुल का काम करता है। राजभवन राज्यपाल का पद बेहद सम्मानित होता है। उन पर किसी भी तरह के आरोप लगाना अफसोसजनक है, लेकिन ऐसा होता है। हमारे सामने दिल्ली का उदाहरण सामने है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी के बीच खींचतान चलती रहती है। अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया था कि कौन एलजी, वो भी विधानसभा के अंदर। आरक्षण संशोधन विधेयक को मार्च तक रोकने की बात राज्यपाल ने क्यों की, इसका जवाब राज्यपाल ही दे सकती है। लेकिन राज्यपाल को आरक्षण विधेयक पर फैसला जल्द से जल्द लेना चाहिए। वैसे देखना यह भी होगा कि हाई कोर्ट का रुख इस पर क्या रहता है। और अब अपने दर्शकों को मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हुए 19 नगर निकाय के चुनाव के परिणाम आज आ गए हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है, वहीं कांग्रेस को कुछ सीटों से काम चलाना पड़ रहा है। एमपी में 19 नगर निकाय के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया है। नगर चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, वहीं कांग्रेस के हाथ भी कुछ सीटें लगी हैं। नगरीय निकाय के परिणामों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि गरीब कल्याण की योजनाओं से बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है। दिग्विजय सिंह के इलाके राघवगढ़ में भी बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। साथ ही बीजेपी को मिली जीत के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को फेल बताया गया। राहुल गांधी जब यहाँ यात्रा में थे तो वो इस देश के अंदर विद्वेष फैलाने का काम कर रहे थे और हम जनजाति आदिवासी भाइयों और बहनों को उनके हाथ मजबूत करते हुए उनको अधिकार देने का काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने चुनाव में मिली हार पर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने बीजेपी पर धन बल और सत्ता बल का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। जिस समय चुनाव चल रहे थे उस समय बहुत सी घोषणाएं की, लोगों को लालची दी, उसके बाद ये रिजल्ट है तो ये चेतावनी। एमपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से नगर निकाय चुनाव के परिणामों को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। ये नतीजे किस बात का संकेत दे रहे हैं, चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। निकाय चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस को जमीन पर मेहनत करने की जरूरत है। इन नतीजों ने जहां कांग्रेस को निराश किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को उत्साह से भर दिया है। लेकिन बीजेपी को अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर निकाय चुनाव में जनता सत्तारूढ़ दल को चुनती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे शहर के विकास में मदद मिलती है। इन निकाय चुनावों को विधानसभा चुनाव से पहले का लिटमस टेस्ट कहा गया था, यानी ये कहा गया था ये लिटमस टेस्ट है।
कुल मिलाकर हम कहना यह चाहते हैं कि कांग्रेस के लिए अलार्म बज चुका है। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के लिए एक ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस अब क्या करती है। वहीं यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपने गढ़ को कैसे बचाती है। और चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, सीएम भूपेश बघेल की, जो बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। सुनिए जरा कि भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है बीजेपी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। कभी वो पेशा नियम लागू नहीं किए, फॉरेस्ट एक्ट एक तो उन्होंने कह दिया कि सब निपट गया। डबल इंजन की सरकार में राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं मिलने वाला है, तो रमन सिंह को दिए नहीं। 2014 से आगे थे डबल इंजन, वहां तो बोनस भी खत्म कर दिया था। खबर रायपुर से है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की है, जो इन दिनों सुर्खियों में है। क्यों खबरों में है वो, जरा एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। चिंता मत करो, हम सनातन का झंडा फिर 100 में भी पार कराएंगे। बाबा, बयान और बवाल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार चर्चा में बने हुए हैं। नागपुर से आरंभ हुआ विवाद रायपुर में बना हुआ है। आज फिर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सुर्खियों में हैं। वजह उनका एक बयान है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा किया है। एक बात हम आपकी मीडिया पर पहली बार खुलासा कर रहे हैं, हम भारतीय लोगों से हमारी एक ही मांग है, सनातनीय लोगों से, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। आपको बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार पर सवाल उठाए थे। हमारे सनातन धर्म के जो प्रधानमंत्री हैं, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शंकराचार्य को हिंदू धर्म का प्रधानमंत्री कहा। इस पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारा जो वक्तव्य है वो उनके विरुद्ध नहीं था, हर उस व्यक्ति के विरुद्ध था जो चमत्कार के नाम पर लोगों को ठग रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कुछ दिनों तक हॉट टॉपिक बने हुए हैं। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों पर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर जगत गुरु शंकराचार्य के बयानों में भी मतभेद उभरकर सामने आया है। कटनी पहुंचे द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज ने बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों का समर्थन किया। समझिएगा, एक शंकराचार्य सवाल उठा रहे हैं और दूसरे शंकराचार्य उनका समर्थन कर रहे हैं, यानी धड़ा बढ़ गया है। कितने गरीब लोगों को ठीक कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं कहा जा सकता। आरोप लगाना बहुत सरल है, उसको सिद्ध करना कठिन है। ये सब सनातन धर्म विरोधी लोग हैं, हिंदू धर्म के विरोधी लोग हैं, नास्तिक लोग हैं जो ऐसे प्रश्न उठाते हैं। अगर धर्म के आधार पर देखें तो शंकराचार्य सबसे बड़े होते हैं और ये 4 शंकराचार्य होते हैं। 2 अलग अलग शंकराचार्यों के अलग अलग मत सामने आए हैं, आपने सुने भी। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर आम जनता जो शंकराचार्यों को धर्म का मर्म समझने वाला मानती है, और है भी ऐसा, वो किस मत को माने, क्या है पूरे घटनाक्रम का संदेश, इसे हमने डिकोड करने का निर्णय लिया और हमारी टीम ने डिकोड किया है। पहली बात जो समझनी होगी वो ये कि 2 धर्म गुरुओं में मतभेद का होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस मतभेद का सकारात्मक तौर से लेना चाहिए आप सभी को भी। लोगों में असहमति का होना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। रही बात कौन सही और कौन गलत, तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो मानते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास दैवीय शक्ति है, तो कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों ही तरह के लोगों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम पत्रकार हैं। अगर आपकी बागेश्वर धाम में आपकी आस्था है तो चमत्कार होने की बात को मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। विषय थोड़ा पेचीदा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों बात कैसे है, पेचीदा है। इसलिए
हमारी टीम ने यह निर्णय लिया है कि हम आप पर छोड़ते हैं, आपका पक्ष क्या है ये आप बताइए, तय कीजिए। तो मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की लड़ाई के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपनी सेना तैयार कर ली है। कमलनाथ ने अपनी एक जंबो टीम का ऐलान किया है। उनकी जंबो टीम में कौन कौन है और क्या खास है ये आपको देखना चाहिए। कमलनाथ की नई घोषित टीम के कंधों पर ही विधानसभा चुनाव की वैतरणी पार कराने की जिम्मेदारी रहेगी। दरअसल एमपी कांग्रेस ने अपनी नई टीम घोषित कर दी है। इनमें 105 प्रदेश महामंत्री और 50 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सभी जिला उपाध्यक्षों की नियुक्ति की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस कमेटी में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ नकुल नाथ भी शामिल हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता मानक अग्रवाल की वापसी हुई है, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस का चुनाव हुआ था और सब जगह ही नई कार्यकारिणी बनी है, वहाँ पे भी नहीं बनी, तो उसमें बनना ही था। और इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वहीं कांग्रेस कमेटी की नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सर्कस कहकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि दिल्ली में मां बेटे और प्रदेश में पिता पुत्र की पार्टी बन गई है। कार्यकारिणी थोड़ी सर्कस है, कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं। इसमें तो पिता के साथ पुत्र भी शामिल है। विधानसभा चुनाव को भले ही अब 10 महीने का समय बाकी हो, लेकिन चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर और तेज हो गया है। कमलनाथ की टीम पर सवाल खड़े कर बीजेपी ने दिखा दिया कि अब जुबानी लड़ाई और तेज होगी। तो कमलनाथ ने जंबो टीम का गठन किया है। इस कवायद के मायने क्या है, चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। पहली बात जो साफ देखी जा रही और नजर आती है वो ये है कि कमलनाथ ने जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की है। अब आप सोच रहे होंगे दूसरी बात क्या है। कमलनाथ ने असंतुष्टों को मनाने की भी कोशिश की है। टीम की अहम बात यह है कि कमलनाथ ने अपने खास लोगों को अहम पदों से नवाजा है, जिसमें उनके बेटे नकुल नाथ भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के आरोप भी एक नजर से सही लगते हैं कि कमलनाथ ने इतनी बड़ी टीम बनाई है जिसे संभालना काफी मुश्किल होता है। बहरहाल कहना हम ये चाहते हैं कि टीम तो बन गई है, अब देखना ये होगा कि टीम कैसी भावना से रहती है, क्योंकि क्रिकेट का मैच हो या राजनीति, जीत का हकदार वही टीम होती है जिसमें खिलाड़ियों में अच्छा तालमेल होता है, जिसकी बेहद अच्छी रणनीति होती है। वैसे आपके पास स्टार्स भी हों तो क्या फर्क पड़ता है जब पूरे प्लेयर एक साथ परफॉर्म ना करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर आज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूतों की मांग की। एक बार फिर से वहीं पर आ गए। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने कई और सवाल उठाए हैं। अब आपको यह समझना है कि दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ऐसा क्यों किया है। आप इसके लिए हमारी रिपोर्ट को देखिए। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। ये दिग्विजय सिंह है जिन्हें आप जानते ही होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, एमपी के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं और इन्हें राहुल गांधी का बेहद खास माना जाता है। इन्होंने एक बार फिर से मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। तो सुना आपने, दिग्विजय सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार ने संसद में अब तक 2016 सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में हुए पुलवामा हमले की रिपोर्ट नहीं दी है। बहरहाल दिग्विजय सिंह ने इसके अलावा धारा 370 को खत्म करने का मुद्दा भी उठाया। इसके अलावा राहुल गांधी ने आज बेरोजगारी के मुद्दे को भी हवा देने की कोशिश की। तो दिग्विजय सिंह को सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए, तो आज मौका है सरकार के उस दावे को डिकोड करने का जिस पर विपक्ष सवाल उठाता है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में जोरदार विस्फोट हुआ था। मुझे तो वो दिन आज भी याद है। निशाने पर था सीआरपीएफ के 78 वाहनों का काफिला। विस्फोट में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस पर पूरे देश में दुख और आक्रोश की लहर थी। यह आतंकी हमला आम चुनाव से ठीक पहले हुआ था और इस घटना को लेकर राजनीति भी गर्मा गई थी। 2 सप्ताह बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने रात के अंधेरे में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पार करके पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में
जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके बाद भारत के तत्कालीन विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा था कि इस स्ट्राइक में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकी, उनको प्रशिक्षण देने वाले संगठन के बड़े कमांडर और फिदायीन हमलों के लिए तैयार हो रहे जिहादियों को खत्म कर दिया गया। अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। भारत ने दावा किया कि डॉग फाइट में भारतीय वायुसेना के MiG-21 ने पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 को मार गिराया। पाकिस्तान ने भी MiG-21 को मार गिराया और विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि दबाव में 2 दिन बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि बार बार इसी मामले को लेकर सबूत मांगा जाता है। राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू दिया है जिसकी बेहद चर्चा हो रही है। तो सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इंटरव्यू में क्या खास है जिसकी चर्चा हो रही है। अगर आपको विस्तार से देखना है और समझना है तो प्लीज इस रिपोर्ट को देखिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम चरण में है। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी अपनी एक नई छवि गढ़ रहे हैं। राहुल गांधी यात्रा के दौरान चर्चा में बने हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने फूड, शादी, फर्स्ट जॉब और परिवार पर खुलकर बात की है। राहुल ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें शादी से कोई परहेज नहीं है। जब सही लड़की मिल जाएगी शादी हो जाएगी। उन्होंने अपने फर्स्ट जॉब के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि मैंने पहला जॉब लंदन में किया था, कंपनी का नाम मॉनिटर था। ये इंटरव्यू उन्होंने राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक YouTube चैनल को दिया था। इसमें उन्होंने कुछ मजेदार किस्से भी सुनाए। बहरहाल आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच गई है और राहुल गांधी का ये अभियान बस खत्म नहीं होने वाला है। तो राहुल गांधी ने एक मजेदार इंटरव्यू दिया है और अब बात करते हैं इस इंटरव्यू के दूसरे सवालों की, ताकि हम राहुल गांधी के व्यक्तित्व को डिकोड कर सकें, क्योंकि पूरा देश इसी पर रिसर्च कर रहा है और यही जानना चाहता है। राहुल गांधी को कटहल और मटर बिल्कुल नहीं पसंद है। हो सकता है आपको पसंद है, लेकिन राहुल गांधी को नहीं है। राहुल गांधी खाने से ज्यादा मिर्च नहीं खाते, यानी खाने के समय मिर्च नहीं खाते, और उन्हें आइसक्रीम खाना सबसे ज्यादा पसंद है। राहुल गांधी के घर में रात में कॉन्टिनेंटल खाना बनता है। उन्हें खाने में तंदूरी खाना पसंद है, चिकन टिक्का, सीख कबाब और आमलेट भी उन्हें पसंद है। राहुल गांधी कहना यह है कि ज्यादा गुस्सा आने पर मैं एकदम चुप हो जाता हूं या फिर डोंट डू दैट कहता हूं। राहुल गांधी की होम स्कूलिंग हुई है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के चलते उन्हें स्कूल जाना अलाउड नहीं था। राहुल गांधी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स की पढ़ाई भी की है। इसके साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री भी ली है। चलिए पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, यानी पड़ोस के देश में क्या हो रहा है, यह भी जान लेते हैं। खबर पाकिस्तान की है, जहां कई शहर अंधेरे में डूब गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सुबह नेशनल ग्रिड डाउन हो गई और इसके नतीजे में पाकिस्तानी जनता को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट देखिए आप। अंधेरा, अंधेरा और घना अंधेरा। तस्वीरें पाकिस्तान की है, जहां ऐसा पावर कट हुआ है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने अब बिजली का संकट खड़ा हो गया है। पड़ोसी मुल्क में सोमवार को बड़ा पावर कट हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जैसे शहर अंधेरे में डूब गए। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक नेशनल ग्रिड सुबह 7:34 बजे डाउन हो गया। इसके चलते पावर सिस्टम फेल हो गया। ऊर्जा मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पाकिस्तान में सर्दियों के दौरान बिजली बचाने के लिए पावर जनरेशन यूनिट्स को बंद रखा जाता है। सुबह 7:30 बजे के करीब जब सिस्टम को ऑन किया गया तो उत्तरी पाकिस्तान के इलाके की वोल्टेज में कई फ्लक्चुएशन यानी बदलाव हुए। एक के बाद एक पूरा सिस्टम ठप पड़ गया। खुर्रम ने कहा कि पावर ग्रिड को रीस्टोर करने में 12 घंटे लगेंगे। तो परेशानियों का अंबार है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। न्यूज डिकोड खबरों का महा बुलेटिन तो है ही, साथ ही करंट अफेयर से भरा एक ऐसा शो भी है जो आपको रखता है दूसरों से आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।